हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 54 रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा पेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है यूपीएससी के लिए। और ये आपका यूपीएससी का जो बैच है उसकी वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। क्लासेस आपकी निरंतर शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए। वहां पर आपको इस यूपीएससी बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। कितनी फीस आपकी रहेगी, कौन कौन सी फैकल्टी जो है वो आपको वहां पर पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ एक एसएससी सीजीएल का बैच भी लॉन्च किया गया है। अगर आपके साथी बंधु तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल के लिए, तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। और ये कोर्स 10 महीने का रहेगा। इसमें आपको टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब वापस लौटते हैं अपनी दुनिया में, यानी कि टेस्ट सीरीज की दुनिया में। तो जैसे आपको पता है, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है हिस्ट्री के लिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन से कथन सत्य हैं। तो जल्दी से आपको बताना है। पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल्हण सिंह विष्णु से संबंधित है, क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। जब हम कल्हण की बात कर रहे होते हैं तो कल्हण की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना का नाम आता है राज तिरंगिणी। इस राज तिरंगिणी में कल्हण ने कश्मीर का इतिहास बताया है। अगर आपको 10वीं शताब्दी से पहले का कश्मीर का इतिहास जानना हो तो आप कल्हण के द्वारा लिखी गई राज तिरंगिणी को पढ़ लीजिएगा। इस राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में किया गया था, जब अकबर ने अपने टाइम पीरियड के दौरान अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इंग्लिश में कहें तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। उसी टाइम पीरियड में राज तिरंगिणी का फारसी में अनुवाद कर दिया गया। जब हम बात करते हैं इस कल्हण के बारे में, तो कल्हण किसके दरबार में रहा करते थे? जब आप कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक वंश का नाम आता है लोहार वंश। उस लोहार वंश में एक राजा हुआ करते थे, राजा हर्ष। राजा हर्ष ने ही कल्हण को प्रश्रय दिया हुआ था अपने राज दरबार में। तो जैसे हम बात करते हैं, ये सिंह विष्णु से तो संबंधित है नहीं। तो सिंह विष्णु के बारे में जब आपसे पूछा जाता है तो ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश, ठीक है ना, पल्लव वंश के संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने कब की थी? लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने पुनर्स्थापना की थी पल्लव वंश की। हालांकि वैसे देखा जाए तो पल्लव वंश की स्थापना तीसरी सदी में ही हो गई थी। 275 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे सिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। और फिर दोबारा से इस वंश को पुनर्जीवित किया था इन्होंने, यानी कि सिंह विष्णु ने। और एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था मामलापुरम में इन्होंने, सिंह विष्णु ने। और ये वैष्णव मतानुयायी थे, ठीक है। इसमें सिंह विष्णु की मूर्ति भी एक स्थापित की गई है उस मंदिर में। और एक नाम बड़ा प्रसिद्ध रहता है, आपने जरूर नाम सुना होगा भारवी का। भारवी एक अच्छे कवि थे। भारवी के द्वारा लिखी गई रचना का नाम आता है कीर्तार्जुनियम। तो कीर्तार्जुनियम जो रचना है उसके रचनाकार भारवी किसके दरबार में रहा करते थे? तो आप कहेंगे पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे।
इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पल्लव वंश का। ठीक है, तो चलिए जी अब दूसरे पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो पुष्यमित्र शुंग की जब बात की जाती है तो ये कौन है? ये शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक, लगभग बात है ये 187 ईसा पूर्व की, जब इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ मौर्य के यहाँ पर सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने बृहद्रथ मौर्य को मार दिया था और उसके बाद में इस शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये एक ब्राह्मण वंश कहलाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? तो नाम आता है पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में रहा करते थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने क्या किया था? योग दर्शन दिया। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं पतंजलि के बारे में, इन्होंने एक टीका भी लिखी थी संस्कृत महाकाव्य अष्टाध्यायी पर। और मूल रूप से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको पता है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के समय में एक व्यक्ति रहा करते थे। कौन वो व्यक्ति थे? आप कमेंट में बताएंगे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। तो जल्दी से आप उनके बारे में बताएं कमेंट में। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी का एक इन्होंने सरल रूप से व्याख्या की थी। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। क्या ये पॉइंट ठीक है? क्या आप कहेंगे जी हाँ? तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो जब बात करते हैं कालिदास के बारे में, कालिदास जो है ना, वो संस्कृत भाषा के एक अच्छे कवि थे। इनके टाइम पीरियड को लेकर काफी विवाद माना जाता है। इतिहासकारों के विचारों में मतभेद पाया जाता है, लेकिन कॉमन थ्योरी के अनुसार ये अनुमान है कि कालिदास गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहा करते थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये ईसा पूर्व में जो ओरिजिनल विक्रमादित्य थे उज्जैन वाले, उनके समय में थे। लेकिन मोस्टली जो इतिहासकार मानते हैं कि ये गुप्त वंश के समय की बात है। जब हम बात करते हैं कालिदास के द्वारा लिखे गए कुछ नाटकों की, तो इन्होंने जो नाटक लिखे थे, एक का नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो नाम आता है कालिदास का। एक नाम और आता है विक्रम वर्षियम, ये भी कालिदास के द्वारा रचित है। इनके द्वारा एक और लिखा गया था नाटक, जिसका नाम आता है मालविका अग्निमित्रम। मालविका, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो मालविका प्लस में अग्निमित्रम हो जाएगा। और ये अग्निमित्र कौन थे? तो अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। इस नाटक में कालिदास ने शुंग वंश के संस्थापक शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है। अग्निमित्र और मालविका नाम की एक नृत्यांगना हुआ करती थी, इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है कालिदास ने अपने नाटक में। फिर जैसे हम बात करते हैं, इनके द्वारा महाकाव्य भी लिखे गए थे कालिदास के द्वारा। तो वो महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो एक का नाम आता है रघुवंशम और एक का नाम लिया जाता है कुमार संभवम। तो ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो आप कहेंगे कालिदास के द्वारा लिखित है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इनके खंड काव्य भी हैं। कालिदास के द्वारा लिखे गए खंड काव्य कौन कौन से हैं? तो एक का नाम आता है मेघदूतम और दूसरे का नाम आता है ऋतु संहार। इस प्रकार से कुछ रचनाएं जो मैंने आपको बताई है कालिदास से संबंधित। तो ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। अब चलो जी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा करता है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है हुंडी से संबंधित, ये आपका पूछा गया था एक बार यूपीएससी में। बात है ये 2020 की।
2020 यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। हुंडी, तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो हुंडी शब्द है वो किसका था, यानी कि विनिमय का प्रमाण पत्र था, एक तरीके से प्रमाण पत्र। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का बिल हुआ करता था, जो ये बताया करता था कि कितना लेन देन हुआ है ना, लेन देन। तो लेन देन अगर हम किसी से करते हैं, एक चीज हमने किसी से ली, दूसरी चीज हमने उसको दी, तो एक बिल तो लिया ही करते हैं, ताकि पता लगे कि लिखित रूप में हो जाए, कि बाद में कोई ये ना कह दे कि मैंने तो आपसे ये चीज खरीदी ही नहीं, या फिर आपने मुझे ये चीज दी ही नहीं। तो इस प्रकार से हुंडी एक प्रकार का प्रमाण पत्र हुआ करता था, जो विनिमय से संबंधित था। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से मतलब जो ऋण होता था उससे लेन देन के लिए जब भी इसका प्रयोग किया जाता था। ये जो हुंडी शब्द है ये कब हमें देखने को मिलता है, तो जब हम हर्ष की बात करते हैं, राजा हर्ष, जिन्हें हम राजा हर्षवर्धन कहते हैं, उनके बाद में ये परंपरा शुरू हुई, और ये मध्य काल में भी हमें देखने को मिलती है। फिर जैसे ये जो हुंडी है, हुंडी के कई प्रकार बताए जाते हैं। एक तो हो गया व्यापारी हुंडी, यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से संबंधित जो शब्द प्रयोग होता था उसके लिए। अब रोजगार हुंडी भी क्या है, ये शब्द भी प्रयोग होता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी के यहाँ पर, तो उसको भी क्या है, एक इस तरीके से बिल दे दिया जाता था कि हाँ आपने इतना कार्य किया है। ठीक है, और एक नाम आता है मुदती हुंडी या फिर दर्शनी हुंडी, जो हुंडी भी है वो भी शब्द प्रयोग इसमें किया जाता था उस समय। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। भारत दुर्दशा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जल्दी से बता देना है। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे। भारत दुर्दशा के लेखक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर कहा जाए तो इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आधुनिक हिंदू साहित्य के पितामह कौन कहे जाते हैं, तो नाम लिख देना आप इन्हीं का, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनका वैसे अगर नाम देखा जाए तो इनका नाम जो था, मूल नाम इनका था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, इनको उपाधि मिली थी भारतेंदु की। भारतेंदु ये इनको दी गई एक उपाधि है। ठीक है, उसके बाद में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हुए। कहा जाता है कि इनके पिता जो थे वो भी एक अच्छे राइटर थे, और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र भी लिखा करते थे कविताएं, और उनका नाम क्या था, यानी कि गिरधर उपनाम से वो लिखा करते थे। ओरिजिनल नाम इनके पिता का गोपाल चंद्र था, लेकिन जब वो कविताएं लिखते थे तो गिरधर उपनाम से लिखा करते थे। तो जाहिर सी बात है अपने पिता के जो गुण हैं वो भी इनमें आए, और इन्होंने हिंदी साहित्य में बेहतरीन नाम कमाया, और हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में विख्यात हुए। तो जैसे कि हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों पूछा गया। तो जो भी इन्होंने लेखन कार्य किया, उस लेखन कार्य में इन्होंने भरसक प्रयास किया है इस बात को बताने का कि देश में किस प्रकार से गरीबी फैली हुई थी। ठीक है, गरीबी के बारे में इन्होंने भरसक प्रयास किया, और भारत किस प्रकार से अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि पराधीनता की जो बेड़ियां थी उनमें जकड़ा हुआ था, और ब्रिटिशर्स जो थे वो किस प्रकार से यहाँ पर एक अमानवीय शोषण किया करते थे। तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए शोषण के बारे में भी भरपूर बताया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शोषण, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने हिंदी का विकास किया। हम जो आज अवधारणा ले रहे हैं कि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो शुरुआती दौर में आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह यूं ही नहीं कहे जाते, इन्होंने हिंदी का एक नया स्वरूप पैदा किया, नए आयाम पैदा किए हिंदी के लिए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, एक हिंदी
सर्वमान्य जो भाषा बनी। और जैसे इनका टाइम पीरियड ज्यादा लंबा नहीं रहा, बहुत कम समय तक इन्होंने अपना जीवन जिया। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था और ये इस धरा से चल बसे 9 जनवरी 1885 को, ठीक है। और वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था और वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये वाराणसी कहां पर है? तो यूपी में है। जिस साल इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई, उसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो इस प्रकार हमें इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। और देखा जाए तो इनसे संबंधित जो मुख्यतः और कौन से आप कह सकते हैं कि रचनाएं इनकी रही होंगी, तो एक नाम आता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है वो इनके द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये कब की बात है? तो ये बात है 1881 के आसपास की, जब इन्होंने ये रचना लिखी। भारत दुर्दशा की बात करें तो जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें इन्होंने भारत में किस प्रकार से गरीबी थी, यानी कि भारत की दुर्दशा कैसी थी, वो बताया है। ये बात है 1875 के आसपास की। इन्होंने प्रेम मालिका नाम से भी रचनाएं लिखी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, कृष्ण चरित्र, इस प्रकार से बहुत सारी इन्होंने क्या है रचनाएं लिखी थी। तो इस प्रकार हमें इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, तो जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा केवल 2 और 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में सामंती व्यवस्था कैसे प्रभाव डालती है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। क्या ये पॉइंट ठीक लिखा है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये पॉइंट तो गलत लिखा हुआ है। अगर समाज में सामंती व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि राजा की शक्ति कम हो जाएगी, केंद्रीय शक्ति कम हो जानी चाहिए। तो राजनीतिक केंद्रीय शक्तियां कम होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है अत्यंत सशक्त, यानी इसका मतलब गलत है। सामंती व्यवस्था में क्या होता है कि जो राजा है वो सामंती सरदारों पर अधिक निर्भर रहने लगता है और उन सामंती सरदारों के पास अपनी सेनाएं होती हैं। तो जब अपनी सेनाएं होगी तो प्रांतीय और स्थानीय राजनीति सशक्त हो जाएगी ना, तो ये दुर्बल नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है कि प्रांतीय दुर्बल हो जाएगी और केंद्रीय सशक्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय राजनीति सशक्त होने की बजाय वो निर्बल हो जाएगी, लेकिन प्रांतीय यानी कि जो सामंत बने होंगे उनके पास शक्तियां ज्यादा आ जाएंगी। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा कि जैसे सामंती व्यवस्था में भूमि पर नियंत्रण, आधिकारिक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इसमें जो भी अधीनस्थ शासक हैं वो टैक्स देते हैं, यानी कि सहायता करते हैं राजा की। तो इस प्रकार की एक संरचना विकसित हो जाती है। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी एक मान सकते हैं आप, क्योंकि अगर राजा केंद्रीय शक्ति बनकर बैठा है, अगर वो किसी को सामंत बनाता है, तो जाहिर सी बात है सामंत और इनके बीच में स्वामी दास का संबंध बनेगा, स्वामी हो जाएंगे उनके राजा और एक तरीके से सामंत उनके दास की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं की छत्र छाया में क्या है कार्य कर रहे होते हैं। तो स्वामी दास के संबंधों पर आधारित व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। सामंत अपने स्वामी राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित हमेशा करते रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या है, कई और सामंत बनाया जाएगा या फिर सामंती व्यवस्था का प्रयास जो है वो असफल कर दिया जाएगा राजा के द्वारा। ऐसा एग्जाम्पल हमने बखूबी देखा है इतिहास में। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया है। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा केवल 2 और 3,
उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप ये बताएंगे कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसके बारे में बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया, और कब की बात है ये 2020 की बात है जब ये पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित माना जाता है, तो ये भूमि माप से संबंधित ये शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते थे। जैसे आपको पता है हम गुप्त काल की बात कर रहे होते हैं, गुप्त काल, ये गुप्त काल का टाइम पीरियड हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसी गुप्त काल के राजाओं के समय में ये शब्द प्रयोग हुआ करते थे, कुल्यवाप और द्रोणवाप। तो जैसे हम बात करते हैं उत्तरी भारत की, तो गुप्त काल में उत्तर भारत में ये परंपरा थी। उत्तरी भारत में भूमि नाप से संबंधित एक इकाई से संबंधित ये नाम है, भूमि माप इकाई। तो ठीक है, अगर वैसे इसका अगर संधि विच्छेद करते हुए देखें तो इसमें कौन सा रहेगा, इसमें लिखा हुआ है वाप। वाप का जो भावार्थ है वो लिया जाता है बीज बोने से, यानी कि अगर हमें कृषि करनी है तो हमें बीज बोना पड़ेगा। तो बीज बोना, इसे भी कई बार क्या है वाप के रूप में संदर्भित किया जाता था। और फिर क्या है, यहाँ पर कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो भूमि कृषि योग्य हुआ करती थी उसके लिए भी वाप शब्द प्रयोग किया जाता था। ऐसी भूमि जहां पर खेती संभव थी उसके लिए भी वाप शब्द प्रयोग होता था। बीजों के भार के अनुरूप ही आपको यहाँ पर क्या है इतिहास में 2-4 शब्द दिखाई देते हैं। जैसे कुल्य की बात करते हैं, कई बार आपने द्रोण नाम सुना होगा, कई बार आपने आढ़क भी नाम सुना होगा, आढ़क। तो जैसे ये परिमाण का ही सूचक है द्रोण जो है, और द्रोण वाप जो है वो भूमि माप का है। लेकिन जब हम 5वीं शताब्दी के आसपास की बात करते हैं तो हमें एक अभिलेख मिलता है जिसे हम नाम देते हैं कतिपय अभिलेख का। आपसे ये पूछा जाए कि ये कतिपय अभिलेख कहाँ है, तो वर्तमान की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास के एरिया में ये हमें मिला है। इस कतिपय अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कुल्यवाप और द्रोणवाप के संदर्भ में। तो वहां पर ये स्थानीय प्रचलन था, इन शब्दों का प्रयोग होता था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। इन अभिलेखों में गुप्त संवत 113 के अनुसार कहा जाता है कि इसमें जैसे 4 आढ़क मिलाए जाते थे ना, यानी कि 4 आढ़कों का एक द्रोण होता था, और 8 द्रोण जब इकट्ठे होते थे तो इसका क्या है एक कुल्य बनता था। 4 आढ़क एक द्रोण के बराबर होता था, 8 द्रोण एक कुल्य के बराबर होता था। ठीक है, इसी प्रकार से 5वीं शती के आसपास में आपको एक अभिलेख जो मिलता है, ये कतिपय अभिलेख, इसी में जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी उसके लिए वाप क्षेत्र भी बोला जाता था। यानी कि वाप क्षेत्र अगर शब्द प्रयोग किया गया, इसका मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि संभव है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों को हंगरी प्रदेश का बताया। आपको पता है जब हम वैदिक परंपरा की बात कर रहे होते हैं, इस वैदिक परंपरा के 2 भाग हम पढ़ा करते हैं। ठीक है, एक तो अर्ली वैदिक एज और एक नाम लेते हैं हम लेटर वैदिक एज। तो उसमें क्या है, ये जो वैदिक परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो नाम आता है कि आर्यों के द्वारा ये परंपरा शुरू की गई, इसी वजह से इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इन आर्यों के आगमन से लेकर कई अलग अलग विचार दिए गए हैं महानुभवों के द्वारा कि आर्य कहां से आए थे। उसी में से इन चारों पॉइंट्स में से एक व्यक्ति वो भी था जिन्होंने ये कहा कि आर्य हंगरी प्रदेश से आए थे। तो वो व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति थे पी गाइल्स। पी गाइल्स ने कहा था कि आर्य हंगरी से आए थे। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हंगरी एक देश का नाम है, और हंगरी जो है वो हंगरी देश कौन से महाद्वीप में है, तो आप कहेंगे ये
यूरोप महाद्वीप का एक देश है। जब आप यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो उस यूरोप के मध्य भाग में आपको ये हंगरी देश मिलेगा, और ये स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि इसके आसपास में कोई पानी नहीं है। ये देशों से घिरा हुआ एक देश है, हंगरी देश। ठीक है, यूरोप में पड़ता है। इस देश की वर्तमान में राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ये हंगरी देश वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 14 दिसंबर 1955 को ग्रहण की थी। इसी हंगरी देश का ये क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास किया है इसी क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो मध्य यूरोप में कार्पेथियन बेसिन है, उसी के आसपास में ये बसा हुआ है हंगरी। बाकी चलो बात करते हैं, ऑप्शन और भी दिए गए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार क्या कहा गया था? इन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए, ऐसा किसने कहा? तो सॉरी तो नाम आता है मैक्स मुलर का। स्वामी संपूर्णानंद के बारे में अगर कहा जाए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि आर्य जो थे अल्पास पर्वतीय क्षेत्र से आए थे, अल्पास पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है ना। फिर एक नाम और भी लिखा हुआ है इसमें, स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे, यानी कि आर्य तिब्बती सिद्धांत किसने दिया था? तो नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। एक नाम इसमें और बच जाता है। एक नाम और कैसे बच गया, तो अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब आप हिस्ट्री कवर करते हैं तो इसमें क्या है, एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। तो अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ग्लोब बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं, ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। इस ज्योग्राफिकल पॉइंट में आपको क्या लिखना है? तिलक का टी लिख देना है। टी फॉर क्या है? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक जी, आप यहाँ पर क्या है उनका टी ऐसे लिखोगे। तो तिलक साहब ने क्या कहा था? आर्य कहां से आए थे? आर्य यहां से आए। ये जो रीजन है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में तो आपको बखूबी पता ही होगा। यानी वो एरिया जो सबसे लगभग ठंड के करीब माना जाता है, तो इस एरिया का नाम बताएंगे। तो इस क्षेत्र से आए थे आर्य, ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बता दिया कमेंट में। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इसके हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन से आए थे आर्य, ऐसा कहा बाल गंगाधर तिलक ने। अब चलो जी, एक क्वेश्चन और बताएंगे। यहाँ पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इनमें से कई पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं, जिन्होंने इसको पॉइंट पे क्लिक करो। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू सभा की स्थापना बहुत पहले कर दी गई थी। हिंदू सभा की स्थापना 1908-9 के आसपास में पंजाब में की गई थी। इस हिंदू महासभा को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रूप में पेश किया था किसने? तो नाम आता है मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू, आप कह सकते हैं, सभा का एक पुनर्गठन किया हिंदू महासभा के रूप में, मदन मोहन मालवीय। और यही मदन मोहन मालवीय इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे, और इन्होंने अध्यक्षता के रूप में कब से कब तक अपना कार्यभार संभाले रखा? तो 1923 से लेकर 1926 तक हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष रहे थे। फिर जैसे बात करते हैं, इस हिंदू महासभा का उद्देश्य क्या था? तो गाय की रक्षा करना, यानी कि गोवध को बंद कर देना। हिंदी भाषा जो है वो सार्वजनिक भाषा होनी चाहिए, यानी कि पूरे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, ऐसा इनका उद्देश्य था। और जिन्होंने भी हिंदुइज्म को छोड़कर बाकी धर्मों को अपना लिया है किसी कारणवश, किसी दबाव की वजह से,
तो वो पुनर्वापसी कर सकते हैं। ये भी कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। और इसमें एक अध्यक्ष बने थे भाई परमानंद के नाम से। तो वो जो भाई परमानंद थे, उन्होंने 1933 में मांग की थी कि हिंदू समुदाय को इस भारत का प्रमुख समुदाय घोषित किया जाना चाहिए। तो फिर जैसे बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। तो आप कहेंगे कहां पे की गई, तो नाम आता है ढाका। और ये ढाका पहले तो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में ये बांग्लादेश की राजधानी है, जो कि एक दूसरा देश बन चुका है। और किसका नाम आता है, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां का नाम आता है। सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां ने क्या किया, एक आयोजन करवाया दिसंबर 1906 के आसपास। फिर अगले साल 1907 के शुरुआती दौर में एक मीटिंग आयोजित की गई इनकी व्यवस्थित क्रम में, और उसमें अध्यक्षता किसने की थी, आगा खां ने। इसलिए कहा जाता है कि आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब जैसे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब किया गया, तो ये बात है 1931 की। 1931 5 मार्च के दिन महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ था। आपको पता है 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और वो दांडी पहुंचे थे। दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, उसे तोड़ दिया। उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के चर्चे पूरे भारत में देखने को मिले। और फिर क्या है, महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों को जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी पूरे 1930 मतलब क्या है, मई के बाद में जेल में ही रहे। इनको छोड़ा गया जनवरी 1931 में। 1931 में आए, फिर इन्होंने इलाहाबाद में मीटिंग की, और फिर मार्च 1931 में इन्होंने इरविन के साथ समझौता किया, जिसके तहत इन्होंने कहा कि मैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाऊंगा। क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं गए थे, महात्मा गांधी जेल में थे। महात्मा गांधी ही कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, ये नहीं गए तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे। लेकिन उनको क्या है, उसमें निराश होकर लौटना पड़ा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात की जाती है, तो ये कब लाया गया था, ये लाया गया तो आप कहेंगे 1878 में पारित किया गया। पेश नहीं कहेंगे हम, ये बोलेंगे पारित किया गया। ये पारित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाम आता है लीटन का। लीटन वायसराय बनकर आया था 1876 में और 1880 तक रहा। इस लीटन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवा दिया, जिसके तहत भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर एक नाम आता है रिपन का। इस लीटन के बाद में ब्रिटिश अधिकारी आया था रिपन, जो 1880 से 1884 तक रहा। इस रिपन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद 1882 में इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। तो निरस्त किसने किया, रिपन ने। लाया कौन था, तो नाम आता है इस लीटन का। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है यहां तक। तो चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया आप सभी का। ये एक क्वेश्चन और बता दीजिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में महान उपद्रव किस घटना का विवरण था। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, इसमें ऑप्शन जिन्होंने लिखा है ना 1899 1900, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। तो बिरसा मुंडा के बारे में तो आपको पता ही है, ये मूल रूप से कहां के थे, ये झारखंड क्षेत्र से थे। ठीक है, झारखंड में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम आता है, ठीक है, उलगुलान। उलगुलान विद्रोह भी कह दिया जाता है इसे, उलगुलान विद्रोह, अंग्रेजों के विरोध में। मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों ने सामंती व्यवस्था शुरू कर रखी, और वो सामंत जो थे वो इन पर कहर ढाया करते थे। और इनकी जो एक जीवनी है वो आपको कहां मिलेगी, जब आप महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। महादेवी जो है, उनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी, चोटी मुंडा। चोटी मुंडा और उसका तीर, ये एक उपन्यास है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे ना,
तो इस उपन्यास में आपको इनकी शौर्य गाथा का वर्णन मिलेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। सॉरी, इसमें मैंने महादेवी बोल दिया है, महादेवी नहीं बल्कि हम क्या बोलेंगे, महाश्वेता देवी बोलेंगे, है ना, महादेवी नहीं। महाश्वेता देवी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया जिसमें वर्णन किया गया है इनके बारे में। उलगुलान यानी एक आंदोलन किया गया अंग्रेजों के विपक्ष में, क्योंकि अंग्रेजों ने आदिवासियों से उनके जल को, उनके जंगल को, उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास किया। इसी वजह से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू हुआ और अंग्रेजों अपने देश से वापस बाहर निकल जाओ, इस प्रकार के नारे उसमें हैं, मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। तो बहुत बढ़िया, यूपीएससी बैच लॉन्च कर दिया गया है। पेड कोर्स आपका ये रहेगा, 18 महीने का कोर्स है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की आपको इसमें तैयारी करवाई जाएगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। और ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप एक बार विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको और ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।